हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह है आप सभी का स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का सैम्पल पेपर फॉर एसएसटी। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। और याद रखिएगा, इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया था कि सीबीएसई ने अपने एक नोटिस में बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जो सैम्पल पेपर दिया गया है उस सैम्पल पेपर के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। यदि किसी प्राइवेट पब्लिशर ने किसी तरीके का कोई सैम्पल पेपर दिया है और उसका पैटर्न सीबीएसई के बताए हुए पैटर्न से अलग है तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है। हमें सीबीएसई ने जो पैटर्न दिया है उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई यहाँ पर सीबीएसई ने किस तरीके के क्वेश्चंस अपन को दिए हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस होंगे। सबसे पहले देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 यानी कि ए से लेकर एफ तक आपको कितने सेक्शंस कवर किए गए हैं? 6 सेक्शंस कवर किए गए हैं। और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 37 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20, ये एमसीक्यूज हैं। 1 मार्क क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको चूज करना है सही ऑप्शन क्या है। लेकिन एमसीक्यूज कई तरीके के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई तरीके के होते हैं। तो इस सैम्पल पेपर में हमको दिखेगा कि किस किस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सेक्शन बी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक 4 क्वेश्चंस हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वेरी शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोटा लिख दो। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं जनरली। ठीक है, और लगभग 30 वर्ड्स टू 40 वर्ड्स का आंसर आपको इसमें लिखना होता है, लेकिन वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। फिर थर्ड सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 25 टू 29। इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के आते हैं। इसमें आपको 3 मार्क में 3 पॉइंट्स लिखने हैं और 60 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है। आपकी वर्ड लिमिट 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत एक आध वर्ड ऊपर नीचे होता है, चलता है, कोई एकदम गिनना नहीं बैठने वाला कि भैया ये एक एक वर्ड गिन रहे हैं कि इसने 60 वर्ड से ज़्यादा तो नहीं लिख दिया कहीं। ठीक है ना, तो ये एक लिमिट दी हुई है अप्रॉक्सीमेटली इतना 60 वर्ड्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 लाइन में आपको आंसर लिखना है। हर एक पॉइंट कम से कम 2 लाइन का होना ही चाहिए, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो याद रखिएगा, यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये फुल मार्क्स होते हैं बिल्कुल। आप देखो कितने मार्क्स हो गए फुल, 8 ये और 12 ये, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये दोनों मिलाकर। 2 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चन मिलाकर आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20 मार्क्स। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ सेक्शन आपके सैम्पल पेपर का, जो है 5 मार्क क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन नंबर 30 टू क्वेश्चन नंबर 33, 4 क्वेश्चन हैं, यानी कि 20 मार्क्स यहाँ से भी है और 120 वर्ड्स की लिमिट है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको इसमें। 5 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा, बहुत सारा नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है यहाँ पर। लेकिन हाँ, कम से कम 10 से 12 लाइन्स लिखनी है। हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़कर फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आए कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, कहाँ पर पहला पॉइंट खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप एग्जाम में लिख रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपको लिखना है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, साफ सुथरा, काटना नहीं है उसमें कुछ भी। आपको इस तरह कोशिश करना है कि आपको कुछ काटना ना पड़े, ताकि आपका पेपर जो है, आपकी जो कॉपी है, बहुत सुंदर दिखाई दे। जितना साफ और सुथरा आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन ई आता है। इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 34 से 36 3 क्वेश्चंस हैं जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स के। ठीक है, इनमें भी क्या होगा, एक केस स्टडी दी होगी, उसके बेसिस पर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का और 2 क्वेश्चन 1 मार्क के। ठीक है, और लास्ट सेक्शन होता है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हम मैप्स बताते हैं। इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, ए जो हिस्ट्री से होता है 2 मार्क का, और बी जो जियोग्राफी से होता है 3 मार्क का। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। 6 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में एमसीक्यू है, दूसरे में 2 मार्क क्वेश्चन है, तीसरे में 3 मार्क क्वेश्चन, फोर्थ सेक्शन में 5 मार्क क्वेश्चन है, 5th सेक्शन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और 6वां सेक्शन जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सभी की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और
कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हमको दिए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट पर नज़र डालते हैं, देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन पेपर का एक ओवरऑल कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर नहीं है। हाँ, इसी क्वेश्चन पेपर के सेट्स बनाए गए हैं, उसमें क्वेश्चंस की जंबलिंग की गई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस अलग होंगे, क्वेश्चंस सारे सेट्स में एक जैसे ही होंगे, बस उनका नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें इंटरनल चॉइस जरूर दी गई है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे आप सेक्शन सेकंड वाला जो सेक्शन है जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चन है, या थर्ड वाला सेक्शन है जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन है, इनमें इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आपको उस इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ही करना है। अच्छा, जब हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जाते हैं जो वो लोग कर सकते हैं जो विजिबली, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं उसी में, उसके ऑप्शन में, जो विजिबली जो पर्सन देख नहीं सकता है ठीक से, उसके लिए वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो हम वो क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। Then in addition to this, separate instructions are given with each sections and question whenever necessary. ये तो शुरुआत में कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं ही, लेकिन इसके अलावा हर एक सेक्शन के साथ भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जहां पर ज़रूरत है। और ये पॉइंट नोट कीजिएगा भाई, जो CBQs हैं यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनका वेटेज कितना है? 50% है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी को जांच करने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। मतलब आप, हो सकता है किताब में वो क्वेश्चंस हों और किताब में आपने उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन उस नॉलेज के बेसिस पर आपको उन क्वेश्चन के आंसर करना है। आपके अंदर स्किल्स हैं कि नहीं, ये जांचने के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो। ये एक्ट दिए हुए हैं, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये 4 एक्ट दिए हुए हैं। इन 3 पॉइंट्स को हमको पढ़ना है और ये बताना है कि भाई ये 3 पॉइंट्स इनमें से किस एक्ट को बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये हमने पढ़ा है, हम सभी जानते हैं भाई। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और उसमें आप पहला पॉइंट पढ़ते साथ ही वैसे समझ सकते हैं कि ये कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं। ये रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th century। 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी का मतलब क्या है यहाँ पर भाई? 11वीं शताब्दी मतलब 1001 से 1100 के बीच में, ये टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहां पर हम जानते हैं भोपाल में एक ऐसी लेक है जो राजा भोज ने 11th century में बनवाई थी, एक आर्टिफिशियल लेक। उसके कई सारी कहानियां हैं और बहुत सारे लोग भोपाल घूमते हैं और लेक पर जाते हैं। हालांकि उन लोगों को इनकी कहानियां नहीं मालूम है। आप, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, आप उसको पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट के लिए, अपने नॉलेज के लिए, कि क्यों राजा भोज ने ये तालाब बनवाया और कहाँ कहाँ से उसमें पानी लाया गया और उससे कैसे उनकी बीमारी दूर हुई, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भोपाल, जहाँ पर इसे हम कहते हैं भोजताल। राजा भोज ने चूंकि ये तालाब बनवाया था, इसलिए इस तालाब को नाम दिया गया है भोजताल या बड़ा तालाब या भोपाल लेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जरा देखते हैं। रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दिया हुआ है आपको। लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल्स में 76%, फीमेल में 54%। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 years, 90% मेल, 87% फीमेल। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं? 85% मेल एंड 82% फीमेल चिल्ड्रन जो हैं
वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं इस एज ग्रुप में, ठीक है। हालांकि लिटरेसी रेट देखो, अब चूंकि सारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे तो लिटरेसी रेट तो डेफिनेटली इस सेक्शन में कम रहेगी। अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी तो ये डेटा दिया था। एज पर द डेटा गिवन अबव हु हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन। देखो यहाँ फोकस किस पे करना है हमको, रूरल पॉपुलेशन पे फोकस करना है भाई। तो टेबल में आ जाओ, यहाँ पर चिल्ड्रन की बात करी, यहाँ चिल्ड्रन की बात करी, यहाँ रूरल पॉपुलेशन की बात करी। अब रूरल पॉपुलेशन में वो बोल रहे हैं कि किसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है, क्लियरली विजिबल है फीमेल की लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, फीमेल की लिटरेसी रेट बहुत कम है। ठीक, याद रखिएगा एमसीक्यूज करते समय बहुत ध्यान से करना है, यहीं पर हम गलतियाँ करते हैं और जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। कई सारे बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 के लिए टारगेट करते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में या कन्फ्यूजन में वो एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। इसलिए बहुत आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है और उसके हिसाब से आंसर कीजिए, तो आपके डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 ज़रूर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पोज्ड ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टाइगर पॉपुलेशन को बचाने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इनमें से कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। डेफिनेटली ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब कि पहला ऑप्शन तो हमको चाहिए ही चाहिए। प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू द फॉरेस्ट एरिया, ये भी किया जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरेस्ट सफारी वगैरह चला रही है। स्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, बहुत ज़रूरी है, हमारी गवर्नमेंट ने किया भी है। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी किया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो भाई अब यदि हम इसमें से देखें तो एक जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको छोड़ दें, क्योंकि देखो ट्राइबल्स भी होते हैं और ये भी फॉरेस्ट में जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट को हार्म करें। लेकिन बाकी के जो 3 हमको नज़र आ रहे हैं, ये 3 तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कंजर्व करना पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं ज़रा आंसर सीबीएसई ने क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो सेकंड वाले को छोड़कर बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। किस चीज़ के लिए, टाइगर पॉपुलेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको खतरे से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, फिल इन दी ब्लैंक्स में दिया हुआ है, वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। किसका हेडक्वार्टर बताना है भाई हमको, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी की जो बुक है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपसे हर एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सोशल साइंस में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हम आसानी से बता सकते हैं। क्या है आंसर, ब्रुसेल्स है ना, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है। मेजोरिटेरियनिज्म होगा मतलब पावर शेयरिंग नहीं है, और यदि पावर शेयरिंग है तो मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होगा। मेजोरिटेरियनिज्म में हम जानते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी पावर शेयर करना नहीं चाहती है। मेजॉरिटी कम्युनिटी ये सोचती है कि वो जैसे चाहे वैसे रूल कर सकते हैं, उनको माइनॉरिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पावर शेयरिंग में उल्टा होता है। पावर शेयरिंग में हम कह रहे हैं कि पावर शेयर करो माइनॉरिटी के साथ भी, तभी कॉन्फ्लिक्ट्स होने से बचेंगे, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एकदम परफेक्टली इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म एम्फेसाइजेस द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी व्हाइल पावर शेयरिंग एम्फेसाइजेस द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। पहला वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है। देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट,
Majoritarianism emphasizes the need for consensus building, while power sharing emphasizes the exclusion of minority group. ये तो उल्टा हो गया, ये क्रॉस. फिर majoritarianism emphasizes the importance of accommodating minority interest, while power sharing emphasizes the need for majority rule. ये भी उल्टा हो गया. Majoritarianism emphasizes the need for powerful resolution of conflicts. बिल्कुल नहीं होता ऐसा. While power sharing emphasizes the use of force to impose the majority's will. ये भी उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा? A. Majoritarianism किस चीज़ पर फोकस करता है? Dominance of majority community. लेकिन पावर शेयरिंग किस चीज़ पर फोकस करती है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है. देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर. मार्क योर आंसर एज पर द कोट्स गिवन बिलो. ये कोट्स दिए हुए हैं, इनके हिसाब से हमको आंसर करना है. पहला आपको असर्शन दिया हुआ है, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. बिल्कुल सही है. 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होती है ना डेमोक्रेसी में, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है. ए सही है. आर क्या दिया हुआ है? इसका रीजन दिया हुआ है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स. बिल्कुल सही है भाई, चूंकि डेमोक्रेसी में सभी के पास समान अधिकार होना चाहिए अपने रूलर सिलेक्ट करने का, इसीलिए डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देखते हैं सीबीएसई ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है. बिल्कुल सही, पहला ही ए ऑप्शन इसका आंसर दिया हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब अपन. राहुल हैज अ शेक ऑफ कॉटन बट ही इज इन नीड ऑफ व्हीट. देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना, हम ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला जो पोर्शन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसको व्यक्ति को कॉटन चाहिए, कॉटन इसके पास है बेचने के लिए और इसको व्हीट की रिक्वायरमेंट है. एंड अनुष हैज अ शेक ऑफ व्हीट एंड इज इन नीड ऑफ कॉटन. तो यहां पर इजीली एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि डबल कोइंसिडेंस हो रही है. अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स. बिल्कुल सही बात है. क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ सच कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स दे मे नॉट एक्सचेंज देयर गुड्स. बिल्कुल सही बात है, यदि ऐसा नहीं होगा तो वो गुड्स एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. Which one of the following would be the best option that describes the mutual exchange of goods and eliminate the exchange of goods? हमको क्या बताना है इसमें कि इन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन बताना है जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स को डिस्क्राइब कर रहा है. देखो चारों में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आ रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो सब में सही दिया हुआ है. ठीक है, दूसरा बताना है कि ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो रिक्वायरमेंट है ये कैसे एलिमिनेट होती है ना. एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स की जरूरत ना पड़े वो कैसे होता है भाई? देखो इसमें एक्सचेंजिंग कमोडिटी फॉर कमोडिटी नहीं, क्रेडिट ऑन कमोडिटी नहीं, लोन ऑन कमोडिटी नहीं, मनी. बिल्कुल सही बात है भाई, मनी होगी तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हमारा आंसर क्या होगा? मनी. डी वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन. अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ऑलरेडी बता दिया डेमोक्रेसी में रह रहे हैं. यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव एंड दैट नो वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर. 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं हम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो ये इफेक्टिव हो और कोई भी एक ब्रांच जो है वो एब्सोल्यूट पावर गेन ना कर सके. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड बेस्ट मीट दिस गोल. हमारे इस गोल को कौन अचीव कर सकता है, कैसे अचीव कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को पढ़कर हमें बताना है. सबसे पहला दिया हुआ है ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर ओनली. बिल्कुल गलत, इसमें तो एक सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया. पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट और प्रोविंसेस विथ ईच लेवल हैविंग इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ये भी ठीक है.
ये वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गया सेंट्रल और स्टेट के बीच में, यहाँ पर पावर शेयर हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात करी, इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव नहीं है, सॉरी लेजिस्लेटिव और जुडिशरी नहीं है। फिर पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ब्रांचेस विथ ईच ब्रांच हैविंग इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ऑप्शन सही लग रहा है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द नेशनल, रीजनल एंड लोकल। भाई तो हमारे को तो सी ऑप्शन क्लियरली नजर आ गया, जहां पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के बीच में पावर डिवाइड की गई है, ठीक है, और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यदि ऐसा होता है तो कोई भी जो ब्रांच है गवर्नमेंट की वो एब्सोल्यूट पावर गेन नहीं कर पाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है ये चीज भाई सभी को? आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर फिर एक इमेज दी हुई है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बहुत सिंपल है, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सभी ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर पढ़ा और उसमें ये इमेज देखी है, जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट दिखाई जा रही है। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ कन्वीन की गई थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल में, फ्रैंकफर्ट में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने कहा था कि जहां पर ऐसे इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पर साथ ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो विजिबिलिटी, जिनकी विजिबिलिटी जो है वो गड़बड़ है ना। तो द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन लिeu ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लेकिन देखो उसमें भी आपको मैच करता हुआ ही कुछ क्वेश्चन दिखेगा जो इमेज से ही होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिंबल क्राउन ऑफ ओक लीव्स स्टैंड फॉर? अब देखो जो बच्चा देख नहीं सकता लेकिन क्लास में तो उसको पढ़ाया जाता है कि जर्मेनिया ने क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहना हुआ है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। एवेल्युएट द इम्पैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी by identifying the appropriate statements among the following options। ठीक है, क्या करना है भाई? हमको evaluate करना है impact of opening foreign trade। जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ जिसके कारण फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, वो हमको बताना है बाई आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। यहां पर बताया गया है कि इस फॉरेन ट्रेड को ओपन करने का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ। तो पढ़ते हैं जरा। द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज। बिल्कुल होता है, जब फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होता है तो हमारे मार्केट में दूसरी जगहों से भी गुड्स आने लगते हैं, तो हमारे पास जो गुड्स के चॉइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर डेस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशंस। बिल्कुल सही बात है, दो अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए व्यक्ति ही कॉम्पीट कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं, जो टॉय मेकर्स हैं इंडिया में और चाइना में, दो अलग अलग कंट्रीज में है लेकिन उनके बीच में कॉम्पिटिशन है। देन थर्ड है, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ये भी बिल्कुल सही है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड। ये सही नहीं हो सकता भाई, ये जो क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं ये सही हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब शुरुआत के तीन तो सही हैं, तो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। स्टेटमेंट 1 and 2 आर अप्रोप्रिएट, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर अप्रोप्रिएट। ये बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर अप्रोप्रिएट। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है हमको। इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, इट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको भाई? हम जानते हैं जब सरकार लोगों को यह अधिकार दे, किस चीज का अधिकार दे कि वो एग्जामिन कर सकते हैं जिस प्रोसेस से डिसीजन लिया गया उस प्रोसेस को, और उसका अधिकार देने के साथ साथ रास्ता, मीन्स भी दे दिए, एग्जामिन करने के मीन्स भी दे दिए और राइट भी दे दिया।
ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। हम ये पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में कि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक जो गवर्नमेंट जहां पर सिटीजन्स को ये राइट्स दे देती है कि आप गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को एग्जामिन कर सकते हैं और उस एग्जामिन करने का राइट्स के साथ साथ मींस भी प्रोवाइड करा दिया, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। यहां पर देखो भाई सीबीएसई ने आंसर दिया हुआ है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी तो होती है लेकिन यहां पर ट्रांसपेरेंसी होती है। ये राइट्स एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। देखिए भाई, अब सीबीएसई ने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार और इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट शेप्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसको हमको करना है भाई। देखो जरा ईयर्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, तो अपन एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका ईयर देखते हैं कब हुआ। जनरल डायर ओपनड फायर एट द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919. Then forced recruitment carried out by the British government and the economic hardship faced by the people during the First World War, यानी कि ये 1914 से लेके 1918 तक चला। The defeat of Ottoman Emperor of Turkey led to the formation of the खिलाफत movement। ये खिलाफत मूवमेंट भी 1919 में हो रहा है ना। खिलाफत कमेटी बनी थी मार्च 1919 में। ठीक है, गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ये कब हुआ था, 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। ठीक है, एग्जैक्टली अब देखा जाए तो सबसे पहले क्या हुआ इसमें से, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी सेकंड ऑप्शन पहले आएगा। फिर क्या हुआ, नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, तो 6 अप्रैल को ये हो गया, तो सेकंड, देन फोर्थ। ठीक है, उसी समय बीच में क्या हो गया, ये सेकंड क्या, थर्ड आएगा। ये मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बन गई थी, तो सेकंड के बाद आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ और फिर आएगा फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। देखते हैं भाई सीबीएसई का आंसर क्या है इसमें, और ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ एंड देन थर्ड। देखो भाई इसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, इस पे अपन ने चर्चा करी है ना। इस पे हमने बाकायदा ईयर्स लिखे हुए हैं। सेकंड के बाद फर्स्ट बोल रहे हैं, जनरल डायर वाला आ जा रहे हैं। फोर्स रिक्रूटमेंट के बाद जलियांवाला बाग हो गया, ऐसा नहीं है भैया। नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ये पहले आया था, ये हम जानते हैं, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ ना। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, सेकंड के बाद आना चाहिए थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट आना चाहिए। सीबीएसई ने जो दिया है उसको एक बार और अच्छे से क्रॉस चेक कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका होना चाहिए था सेकंड, थर्ड। ये ऑप्शन इसमें नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए था सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ, फिर उसके बाद ऑटोमन एम्परर हार गया एम्पायर, और उसके बाद क्या हुआ, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया महात्मा गांधी ने। ठीक है, और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ देयर इज अ डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, फूड विल बिकम scarce in urban areas, whereas farmers will be unable to sell their products. Which of the following sectors will be affected due to this situation stated above? अब देखो भाई, ट्रांसपोर्ट जो है ये हो गया टर्शरी सेक्टर। अब ये वेजिटेबल्स और मिल्क जो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जो फार्मर्स हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर के हो गए। टर्शरी सेक्टर हो गया, फूड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमको प्राइमरी और टर्शरी एक दूसरे पर डिपेंडेंट दिख रहे हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज टू,
transport vegetables, milk from rural areas to urban areas, food will become scarce in urban areas, whereas farmers will be unable to sell their products. सेल की बात भी करी है, यानी कि यहाँ पर ट्रेड भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि टर्शरी सेक्टर. तो हमको यहाँ पर वैसे तो प्राइमरी और टर्शरी की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी दिख रही है. सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग का कोई रोल इसमें दिख नहीं रहा. तो आंसर हमको दिख रहा है यहाँ पर टर्शरी एंड प्राइमरी. दो इसका ऑप्शन होना चाहिए हमारा डी, लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं इसमें. भाई इसमें मैन्युफैक्चरिंग की चर्चा कहीं मुझे नहीं दिख रहा कि कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग की चर्चा की हो. फिर से एक और बार चेक करते हैं. ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा, यानी कि ये हो गया टर्शरी सेक्टर. रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में नहीं आ पा रहा, तो फूड विल बिकम स्केयर इन अर्बन एरियाज एंड वेयर एज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. तो फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्राइमरी है, जो शहर में लाकर बेच रहे हैं तो वो टर्शरी हो गया. बेचना खरीदना टर्शरी होता है और ट्रांसपोर्ट भी टर्शरी होता है. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था प्राइमरी एंड टर्शरी, ठीक है. लेकिन आंसर दिया हुआ है प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ठीक है. एक बार और इसको अच्छे से क्रॉस चेक कीजिएगा. हो सकता है कि भाई ये आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट हों जो दिए हुए हैं उससे. कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट की बात करते हैं. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसके आगे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन पर हमें आंसर करना है. ये आपका असर्शन एंड रीजन की तरह ही हो गया. Western printing techniques and mechanical press were imported in the late 19th century as Western powers established their outpost in China. ये बिल्कुल सही है. जिन्होंने प्रिंट कल्चर पढ़ा है वो ये जानते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है. 19th सेंचुरी में ही ऐसा हो रहा था. And Beijing became the hub of the new print culture, catering to the Western style school. ये भी बिल्कुल सही है. दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है. तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, लेकिन ए दिया हुआ है. ए इज इन, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बीजिंग, सॉरी यस, ये गलत है स्टेटमेंट. शंघाई बिकेम द हब फॉर द न्यू प्रिंट कल्चर, है ना. बीजिंग नहीं था, शंघाई था, ठीक है. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगा, ठीक है. क्लियर है ये चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम अपने. अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं. M gave his friend clues about a type of soil that suits for growing cotton. देखो कॉटन ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल लगती है, ठीक है. अब इस ब्लैक सॉइल की बात हम करते हैं. इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, बिल्कुल सही है. इट टर्न्स येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड, नहीं. इट इज रिच इन कंकर एंड भांगर नोड्यूल्स, नोड्यूल्स नहीं. यदि सिर्फ कंकर बोलते तो हो जाता. इट इज वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, ये भी बिल्कुल, ये वेल ड्रेन्ड तो नहीं होती है, हाँ, लेकिन फर्टाइल ज़रूर होती है, लूमी ज़रूर होती है. यानी कि ये पहला वाला जो ऑप्शन है इससे हम पहचान सकते हैं कि ये ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला क्लू होगा. हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्लू 1, ठीक. देन चूज द राइट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स. द एमर्जेंस ऑफ विच ऑफ दीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. The emergence of minority democracies, direct democracies, representative democracies, ये आंसर हम जानते हैं, है ना. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी आंसर बता सकता है. क्या कहलाता है जब डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं बहुत तेज़ी से? उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी. यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. इसका आंसर ग्लोबलाइजेशन ही दिया होगा सीबीएसई के आंसर की में भी, है ना. तो इसका आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन. जब इंटीग्रेट हो रही हैं कंट्रीज तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनमें से जो स्टेटमेंट दिए हैं कौन से करेक्ट हैं? इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं है भाई. गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज ही जनरली गवर्नमेंट बनाती हैं.
द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्टेड पार्टीज, हर पार्टी के कुछ ना कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजॉरिटी। बिल्कुल सही बात है, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 4 इज राइट। ठीक है, चलिए आखिरी एमसीक्यू है हमारा, इस पर चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ है, मिस एस अप्रोच्ड अ बैंक नियर बाई टू अवेल लोन फॉर हर ओन बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना है, एज वेल एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप विच इज ऑपरेटिंग इन हर विलेज। दो जगह गई, एक बैंक और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास। द बैंक रिजेक्टेड हर लोन एप्लीकेशन वेयर एज द सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेप्टेड to support her by providing the loan. Which of the following documents is required by the bank but not required by the self-help group to provide Miss S's loan application for her business? तो भैया अब हमको ये बताना है यहाँ पर कि बैंक कौन से डॉक्यूमेंट चाहता है लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप वो डॉक्यूमेंट नहीं चाहता। देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो कॉमन होते हैं जो दोनों को चाहिए, है ना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को नहीं चाहिए लेकिन बैंक को वो चाहिए होती हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर लोन दोनों को चाहिए, अरेंजमेंट लेटर दोनों को चाहिए, कोलेट्रल ये एक ऐसी चीज है जो बैंक चाहता है लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप कोलेट्रल नहीं चाहता। ठीक है, डिमांड प्रॉमिसरी नोट एंड टेक डिलीवरी लेटर, ये सब चीजें बैंक को चाहिए और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी चाहिए। सिर्फ एक कोलेट्रल एक ऐसी चीज है जो बैंक कहता है कि हमें चाहिए, यानी कि जो कोई गारंटी होती है ना, कोलेट्रल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो गारंटी की तरह यूज की जा सके। तो बैंक को कोलेट्रल चाहिए होता है लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को नहीं चाहिए होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट ऑन कोलेट्रल, ये बैंक को चाहिए होता है लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे एमसीक्यूज यहां पर कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इस मैप को स्टडी करना है और फिर हमें आंसर देना है। स्टडी द मैप थॉरोली एंड मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज डोमिनेंटली प्रेजेंट है ये मैप देखकर हमको बताना है। तो देखो भाई, ये हमको क्लियरली नजर आ रहे हैं, दो मेन रीजन्स हैं। ठीक है, एक है फ्लेमिश रीजन जहां पर डच लैंग्वेज बोली जाती है और एक है वेलोनिया रीजन जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये डोमिनेटिंग, चूंकि इन्होंने डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस पूछा है इसीलिए हम यहाँ पर ये जो थर्ड रीजन जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रहते हैं, सिर्फ 1% हैं जर्मन बोलने वाले लोग, तो इस रीजन के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम आर डच एंड फ्रेंच। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये एक और क्वेश्चन दिया है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम। ठीक है, अब यहां पर मैप देखने की बात नहीं करी है, वही क्वेश्चन, बस शुरुआत में इन्होंने ये हटा दिया कि मैप देखकर बताओ। तो आंसर तो यहां पर भी सेम ही आएगा कि लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम आर डच एंड फ्रेंच। ठीक, यहां से आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क क्वेश्चन में क्या आता है, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्क्वेरर वॉज नॉट अ कन्वेंशनल military weapon at all. Justify the above statement by giving 2 reasons. 2 reasons देना है इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में हमको। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट का मेन रीजन था स्मॉल पॉक्स, है ना। वहां पर हम जानते हैं कि हथियारों से लड़ाई नहीं जीती है स्पेनिश कॉन्क्वेरर्स ने, वहां वो अपने सिपाहियों के साथ जो डिसीज लेकर गए स्मॉल पॉक्स, जिसके लिए अमेरिकन्स इम्यून नहीं थे, इस बीमारी के कारण स्पेनिश लोग वहाँ के एरियाज में अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश कर पा रहे थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि मोस्ट पावरफुल वेपन वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बिकॉज दे यूज जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स विच स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच देयर। एक ये हो गया। दूसरा, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिसीजेज दैट केम फ्रॉम यूरोप। ठीक है, ये 2 मेन पॉइंट हैं, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अभी देखो इसको और एक्सप्लेन किया। दिस डिसीज एरेज्ड द होल कम्युनिटी लीडिंग टू द कॉन्क्वेस्ट
दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन द मिड 16th century मेड इट ईजी फॉर स्पेनिश टू ओवर पावर द अमेरिकन्स। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था डिटेल में, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जितना शुरुआत में मैंने 2 पॉइंट बोले उतने से भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड दे ट्रैवल्ड, सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद इलस्ट्रेशंस। मतलब सिंपल सा ये है, ये कहना चाह रहे हैं एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, है ना। सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद द इलस्ट्रेशंस जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब समझ गए ना हम कि हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू इस क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट को इलस्ट्रेट करना। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह फूड ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अपन चाहें तो यहां से अलग बना सकते हैं, सीबीएसई ने एक ही पॉइंट में ये दिया है, हम चाहें तो अलग बना सकते हैं। Perhaps Arab traders took pasta to 15th century Sicily and Ireland, now in Italy। ठीक है, ये हम 2 अलग पॉइंट बना सकते हैं या एक ही पॉइंट में दोनों लिख सकते हैं। Similar food was known in India and Japan, so that the true about their origins may never be known। ये भी हम जानते हैं भाई, ये चाहे तो हम पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल एग्जाम्पल है ही नहीं कि भाई जापान और इंडिया के फूड में कौन सा सिमिलैरिटी है। लेकिन इस वाले पॉइंट में हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी क्रॉप्स मिल रही हैं जो दूसरी जगहों से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, तो मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड, कौन कौन से, सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन, वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 centuries ago। क्यों? क्योंकि सब अमेरिका में होती थी और अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर कर लिया एक्सीडेंटली, और ये सारी क्रॉप्स जो हैं ये दूसरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि कई बार, जैसे हमने आयरिश पोटैटो फेमाइन के बारे में देखा कि कैसे आयरिश पोटैटो फेमाइन के कारण जब लोगों को पोटैटो नहीं मिल रहे थे आयरलैंड में, तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, है ना। तो ये क्रॉप जो है ना, कई बार जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकती हैं जो नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर पलानी इज फ्रॉम तमिलनाडु, विशेस टू कल्टीवेट आइदर टी और व्हीट, विच वन ऑफ दीज क्रॉप्स आउट ऑफ द 2 कैन ही कल्टीवेट इन हिज स्टेट, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एनी 2 रीजंस। ठीक है, आपको बताना है कि वो चाय लगाएं कि गेहूं लगाएं। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु में रह रहे हैं, तो तमिलनाडु हम जानते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है और जो सॉइल है वो टी के प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है। तो यही चीज़ हमको एक्सप्लेन करनी है। पहला पॉइंट तो हम ये बता देंगे कि भैया टी प्रोड्यूस करना चाहिए मिस्टर पलानी को, तो ये आंसर में हो गया। क्यों? क्योंकि सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इन तमिलनाडु आर सुटेबल टू ग्रो टी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला पॉइंट तो हमको समझ में आ गया क्लियरली, ये बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि भाई यार टी के लिए क्या चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, अच्छी डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए। तो वही कंडीशन सब अपन यहाँ लिख देंगे जो वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो टी है, टी प्लांट जो है उसको क्या क्या चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए जो कि वहाँ अवेलेबल है। डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड लिटराइट सॉइल चाहिए, ये वहाँ पर अवेलेबल है। ह्यूमस चाहिए, ये है। ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो वार्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, ये सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं। और साथ ही क्या चाहिए, फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। तो ये तमिलनाडु में होता है। हम जानते हैं कि जून से सितंबर के बीच में भी वहाँ पर बारिश होती है, लेकिन कम होती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा बारिश होती है ना। तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर हम देखते हैं कि लगभग बारिश भी अवेलेबल रहती है क्योंकि कोस्टल एरिया के पास है। ठीक, तो इसलिए हमने क्या बोला, टी प्रोड्यूस करिए। दूसरा एक और क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। मेंशन एनी 2 रीजंस टू स्टेट दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमें ये प्रूव करना है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो हमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है फेडरलिज्म के, उनमें से कोई भी हम इंडिया में शो कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और फिर बाद में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी पावरफुल बनाया गया डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 7 में से कोई भी 2 पॉइंट्स अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें जरा आंसर की में क्या दिया है सीबीएसई ने। सबसे पहले दिया हुआ है
डिवीजन ऑफ पावर। इन्होंने पहले पॉइंट को छोड़कर डायरेक्टली सेकंड पॉइंट से स्टार्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिमार्केट करता है किस चीज को, पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। 3 लिस्ट है ना, तो हमने पढ़ा था पहला जो इसका जो फीचर था फेडरलिज्म का, वो क्या था, पहला फीचर था कि देयर शुड बी 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, द पावर्स ऑफ द या जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज डिफरेंट, है ना, बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट देयर जुरिस्डिक्शन इज डिफरेंट। और थर्ड था दिस जुरिस्डिक्शन इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब भाई इन्होंने सीधा सेकंड पॉइंट पर आए कि इनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग होता है और ये 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें बताया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो फिफ्थ पॉइंट था हमारा इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। तो हम जानते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पावरफुल है, जुडिशियल रिव्यू के इनके पास पावर अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इंडिया का, ठीक है। और बाकी के सारे कोर्ट्स को ये कंट्रोल भी करता है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा एक और पॉइंट दिया है, देखो अपन कोई भी 2 लिख सकते हैं, इन्होंने एक और दे दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। यहां पर राज्यसभा जो है उसका इन्होंने इंपॉर्टेंस बता दिया। अपन चाहें तो इसके अलावा जो और फीचर्स हैं वो बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने राज्यसभा का एक इंपॉर्टेंस दिया। ये एक अलग पॉइंट है, ये आपको किताब में एज इट इज नहीं मिलेगा। ये हमको याद रखना है कि राज्यसभा जो अपर हाउस है उसमें स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर होते हैं। जो कौन इलेक्ट करता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इनके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और ये इनको ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो भाई ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ये हमको याद रखना है, ये डायरेक्टली वहां पर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाते हैं जो कि फेडरल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम आ गए शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि 3 मार्क का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम that print culture had a significant impact on the social lives of women in India। social lives पर women की social life पर impact था, डेफिनेटली था। women को knowledge मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ women अपने views भी express कर पा रही हैं, ideas भी express कर पा रही हैं, ये सारी चीजें कर पा रही हैं। इनको एक means मिल गया है ना। तो देखो आंसर क्या दिया हुआ है, The rise of print culture in India during the 19th century played a crucial role in awakening the social life of women। ठीक है, ये तो मतलब एक जनरल सी चीज है, इसमें कुछ अपन ने एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताया। द प्रिंटिंग प्रेस अलाउड वुमेन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज दैट वर प्रीवियसली इनएक्सेसिबल टू देम। यही चीजें हैं बेटा जो चेंजेस लाती हैं और लाइफ इंप्रूव करती हैं। क्या? इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज, इनको एक्सेस मिल गई। तो देखो हम चाहें तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, दूसरा ये लिख सकते हैं, women's magazines, newspapers and books provided a platform for women to express their views, ideas and opinions on various social issues such as education, gender equality, women's rights and social reform। ये हम सेकंड पॉइंट बना सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट सीबीएसई ने दिया है, इसमें से हम यहां से पहला पॉइंट तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो एक इंट्रोडक्शन टाइप का फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना वो, फिर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से सेकंड पॉइंट, ठीक है। फिर 3 पॉइंट्स बनाने थे, तो तीसरा पॉइंट हम क्या बना देंगे, लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगिन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल। लेकिन कब? जब अपॉर्चुनिटीज मिली, जब गवर्नमेंट ने स्कूल्स ओपन किए तब, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स दे दिए, रास सुंदरी देवी का एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे उन्होंने अपने किचन में छुपकर पढ़ना सीखा, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल्स दे दिए इन्होंने, कैलाश भाषिनी देवी का एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे उन्होंने विमेन की लाइफ के बारे में लिखा कि घर में उनकी लाइफ कैसी होती थी। हाउ विमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम, केप्ट इन इग्नोरेंस, फोर्स्ड टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर एंड ट्रीटेड अनजस्टली, ये एक एग्जाम्पल दे दिया। ताराबाई शिंदे का एग्जाम्पल दे दिया, पंडिता रमाबाई का एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे इन्होंने बहुत गुस्से में अपना एंगर का यूज करते हुए इन मिजरेबल लाइफ्स के बारे में बताया, खासतौर से जो अपर कास्ट हिंदू फैमिलीज में जो विमेन है उनकी। तो यहां पर हम 6 पॉइंट्स बना सकते हैं आपको, लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन है तो कोई भी 3 पॉइंट्स यहां से लिखने हैं, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट अपन यहां से दे सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो
ये जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं ये सब सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम दी उसमें ये सारे आंसर में ये सारे पॉइंट्स हैं. अ वुमेन इन अ तमिल नॉवल एक्सप्रेस्ड व्हाट रीडिंग मेंट टू वुमेन हु वर कन्फाइंड बाय सोशल रेगुलेशंस. ठीक. फॉर वेरियस रीजंस माय वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ माय लाइफ्स हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स. तो ये देखो भाई, ये उनका स्टेटमेंट है उस विमेन का. एक नॉवल जो है ना, उस नॉवल में एक स्टेटमेंट है विमेन का, उससे हमको प्रिंट का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है. ठीक है. तो प्रिंट कल्चर से इसी कारण हम देखते हैं कि सोशल लाइफ जो है विमेन की उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है ना. तो ये सारे पॉइंट्स अपन उसमें लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन है. अ वर्कर इन एन अर्बन एरिया हु वॉज वर्किंग इन अ स्मॉल फैक्ट्री वॉज नॉट पेड हिज वेजेस प्रॉपरली. मतलब कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया. ही वॉज फोर्स्ड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स अंडर पुअर वर्किंग कंडीशंस. क्लियरली देखो हमको नजर आ रही है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सिचुएशन. देयर वॉज नो जॉब सिक्योरिटी. रिसेंटली ही लॉस्ट हिज जॉब एंड वॉज फाउंड सेलिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन अ पुश कार्ट. एनालाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सिंपल सा है, ये नहीं भी देते ना, ये कंडीशन दे दी इन्होंने, ये नहीं भी देते, सिंपल इतना अकेला क्वेश्चन पूछ सकते थे यहां से कि व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इतना भी पूछ सकते थे. लेकिन सीबीएसई क्या कर रहा है, आपको एक इलस्ट्रेशन दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि अब एनालाइज करो कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए. ठीक है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये यहां पर. तो क्या कर सकती है, यदि आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपके दिमाग में इसका आंसर होता है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जो कि ऑलरेडी है. वैसे हमको क्या बोलना है कि ये प्रॉपरली फॉलो किए जाएं. तो यही सारी चीजें अपन यहाँ आंसर में लिखेंगे. तो देखिए क्या होता है भाई आंसर में, फॉलोइंग आर द वेज इन विच द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. पहला क्या है, small factories must be registered by the government and have to follow its rules and regulations. ठीक है. which are given in the various laws. ऑलरेडी लॉ हैं, मैंने जो अभी डिस्कस किया आपके साथ कि ऑलरेडी लॉ हैं. इनको बस रजिस्टर करना है स्मॉल फैक्ट्रीज को इन लॉज के अंडर, और फिर ये फैक्ट्रीज को ये देखना है कि ये लॉ फॉलो करें. ठीक है. तो फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट है. ये सारे एक्ट ऑलरेडी हैं. इन एक्ट्स के अंडर स्मॉल फैक्ट्रीज और बिजनेसेस को रजिस्टर करवाया जाए और उनको ये लॉ फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाए. ये करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. पहली चीज ये. दूसरा क्या, द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स टू हेल्प अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. ये भी गवर्नमेंट कर रही है. हम जानते हैं गवर्नमेंट ऐसे एमएसएमई एक स्कीम चलती है. एमएसएमई मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री. माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, है ना, MSME. ठीक है. तो ये सारी जो चीजें, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, इसके लिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ताकि जो यूथ है वो बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सके. क्योंकि जॉब्स कितने लोगों को आप प्रोवाइड कराएंगे. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है पॉवर्टी खत्म करने का और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खत्म करने का. इसीलिए ये दिया है कि गवर्नमेंट लोन दे ताकि जो यूथ है वो अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट कर सकें और अपना भरण पोषण कर सकें. ठीक है. एक और पॉइंट दिया है, द वर्कर्स आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू एंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरमेंट. ये सारी चीजें भी होनी चाहिए. ठीक है. इससे भी वर्कर्स की लाइफ जो है वो इंप्रूव होगी. ठीक. अब इस क्वेश्चन नंबर 26 में एक और क्वेश्चन दिया है और में, जैसे वहां वर्कर का था, यहां पर क्या बोल रहे हैं, मिस्टर पवन, अ विलेज हेडमैन वांटेड टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ दिस विलेज अंडर मनरेगा एक्ट. ठीक है. अब हमें क्या करना है, कोई 3 एक्टिविटीज सजेस्ट करना है जिससे मिस्टर पवन जो हैं वो क्या कर सकें, अपने विलेज में जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ा सकें अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है. तो अब जरा समझते हैं भाई क्या क्या कर सकते हैं.
तालाब साफ करवा लो, रोड्स बनवा लो, स्कूल की बिल्डिंग्स बनवा लो, इन सब में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। अब उसी को यहाँ हमने डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में लिखा हुआ है, अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट द विलेज हेडमैन मिस्टर पवन कैन टेक सेवरल इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। ठीक है, क्या क्या ले सकते हैं, अब वो इसके आगे अपन देखते हैं। मनरेगा का जो एम है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना रूरल हाउस होल्ड को, और क्या क्या एक्टिविटीज इनिशिएट की जा सकती हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इतना बड़ा इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, अपन चाहें तो सिंपल डायरेक्टली ले सकते हैं। फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी इनिशिएटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज इनकम ऑफ द पीपल इन अ विलेज। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं और डायरेक्टली हम एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक क्लीनिंग द लेक और पॉन्ड। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना भी जरूरी नहीं है, यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता हमको नहीं है, फिर भी आप चाहें तो ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, विलेजेस में रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं। अब उसके देखो क्या कर रहे हैं, आप उस रोड का इंपॉर्टेंस बता दे रहे हैं कि भाई कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, बिजनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ही आप देखेंगे जो रूरल एरियाज़ में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो सिटीज़ तक तभी पहुँचेगा जब रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो। तो अपन चाहें तो ये इसकी रोड की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा कोऑपरेटिव या मिल्क सोसाइटीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा सकती हैं, तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है रूरल एरियाज़ में। जैसे कि हम एक एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, अमूल है ना, आनंद मिल्क जो है ना, वो भी एक कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जिससे रूरल एरियाज़ में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपको कम से कम 3 एक्टिविटीज़ तो बतानी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर चौथी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन वर्क दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, मतलब अब देखो यहाँ पर हम आ गए हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो आपको बताने के कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे 3 रेलेवेंट पॉइंट्स बताकर हमको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है इंडस्ट्रीज को, बिना इसके तो काम हो ही नहीं सकता ना भाई। क्या बिना रॉ मटेरियल के कोई इंडस्ट्री वर्क कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्रीकल्चर कैसे बूस्ट देता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ठीक है, अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई, कॉटन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देते हुए कि भाई कॉटन इंडस्ट्री जो है वो किस चीज पर डिपेंडेंट है, कॉटन फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ठीक है, सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दे दिया है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए, सीरियल्स चाहिए, ये कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे। तो एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल का सोर्स होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। हम चाहें तो सिर्फ इतना यहाँ तक भी लिखेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा, इसके आगे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर है, 3 मार्क के क्वेश्चन में इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते। ये तो बोर्ड ने आपको एक सैम्पल पेपर दिया हुआ है आपको समझाने के लिए किस तरीके से आंसर करना है, लेकिन इतना लंबा आप 1 पॉइंट लिखोगे तो पूरा टाइम आपका तो 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन में ही चला जाएगा। तो 5 मार्क के क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करोगे भाई? 5 मार्क के क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, तो वो भी हमको अटेम्प्ट करने हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, जो सेकंड चीज है वो है मार्केट एक्सपेंशन। ठीक है, अब एग्रीकल्चर मार्केट एक्सपेंशन में कैसे हेल्प कर रहा है, वास्ट मार्केट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। जैसे कि अब एग्रीकल्चर में हमको चाहिए क्या, ट्रैक्टर्स चाहिए, थ्रेशर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ से अवेलेबल होगी, है ना। जैसे कि एग्रीकल्चरल मशीनरी हो गई, ट्रैक्टर्स, टिलर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब चीज़ों की डिमांड जो है ये कहाँ से आ रही है, एग्रीकल्चरल फील्ड से। तो इससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। जितना एग्रीकल्चर डेवलप होगा उतना इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एग्रीकल्चर जो है वो एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब एक हेल्दी एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो इनकम इंक्रीज कर सकता है फार्मर्स की एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स की,
और ये जो है क्या करेगा, जब ये फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल लेबर की इनकम बढ़ेगी, तो वो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होने वाले सामान ज्यादा खरीदेंगे भाई। तो इस तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है और इंडस्ट्री को भी इससे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अपन यहां पर लिख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो बताई गई हैं कि कैसी होंगी। ठीक है, तो स्टेट एनी टू सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के कोई 2 टॉपिक अपन को यहां बताने हैं। एंड इन विच लिस्ट एजुकेशन इज इंक्लूडेड, और क्यों इंक्लूड किया गया है वो भी बताना है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के तो भाई बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब देखो फिर से वही इंट्रोडक्शन मैंने बहुत सारा दे दिया कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हुई, 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, 3 लिस्ट के थ्रू, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। अब इनमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अब इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, सीधा आएंगे। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट आर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हमें तो बताने थे 2, यहां पर बता दिए इतने सारे। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड रिलेशंस, बैंकिंग, करेंसी, कॉइनेज, रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट, कोई से भी 2 आप लिख दो, है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 लिखना है, इतने सारे नहीं लिखना अपन को, है ना। फिर एजुकेशन की बात करें, ये कहां आता है, तीसरी वाली कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, माने कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक है दोनों के, इसीलिए इसको कहां रखा गया है, अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, याद रखना है, इसको अपन को भूलना नहीं है भैया। एक्सप्लेनेशन यहां पर अलग से नहीं दिया है, अपन चाहे तो एक अलग पॉइंट बना सकते हैं, द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट दैट आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये अलग से 3rd पॉइंट आप बना सकते हो एक्सप्लेनेशन के तौर पर कि एजुकेशन को इसमें क्यों रखा गया है। ठीक है, अब देखो भाई फिर से देखते हैं, कंपेयर टेबल ए एंड बी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। जीडीपी दिया हुआ है और एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है अलग अलग ईयर्स में। 73-74 में टर्शरी सेक्टर 50%, अब हो गया 68%। सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी में शेयर कितना था, 10%, अब हो गया 21%। प्राइमरी का शेयर था 40%, अब हो गया 11%। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट में देखो, एम्प्लॉयमेंट में यहाँ टर्शरी सेक्टर जीडीपी में तो 50% शेयर कर रहा था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 18%। ठीक है, हालांकि ईयर्स अलग अलग हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी अपन मान के चलें कि जितना एम्प्लॉयमेंट, जितना प्रोडक्शन है उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, लेकिन जितनी तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। ये टेबल से उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना अच्छा थ्योरेटिकली समझ में आएगा अपन को, है ना। इसके आंसर भी देखते, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट while there has been a change in the share of the 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. Why didn't a similar shift out of primary sector why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? Substantiate your answer. ठीक है, आपको बताना है कि जैसे कि जीडीपी में हमें दिखा कि प्राइमरी सेक्टर में हमको दिख रहा ना, ये पर्टिकुलरली प्राइमरी की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी में जीडीपी में शेयर हम देख रहे हैं कि कितना था, 40% था। ठीक है, अब ये घटकर रह गया सिर्फ 11%, लेकिन यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर 71% था, अब सिर्फ रह गया 44%। तो आपको ये बताना है कि जो शिफ्ट हमको सेकेंडरी और टर्शरी में दिख रहा है कि जीडीपी में शेयर भी इनका बढ़ा है और एम्प्लॉयमेंट में भी शेयर धीरे धीरे बढ़ा है। प्राइमरी में अपन ने देखा कि शेयर जीडीपी में घटा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उतना नहीं घटा जितना जीडीपी में घटा। तो क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों है? जैसा शिफ्ट हमें जीडीपी में देखने मिल रहा है प्राइमरी में, और जैसा एम्प्लॉयमेंट में हमको शिफ्ट देखने मिल रहा है सेकेंडरी और टर्शरी में, वैसा एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट हमको प्राइमरी में देखने क्यों नहीं मिल रहा? तो देखिए इसका आंसर कैसे हम फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमेशा करते हैं कि इंट्रोडक्टरी लाइन हमने लिख दी कि सब्सटेंशियल शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी सेक्टर हैजंट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, अब यहां से हम रीजंस बता रहे हैं कि शिफ्ट क्यों नहीं हुआ प्राइमरी से। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट होना चाहिए था कि भैया इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं तो कहीं और जाएं। तो पहला रीजन क्या है? इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब भाई ये अकेला चाहो तो इतना लिख सकते हो,
या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। द प्राइमरी रीजन फॉर द लिमिटेड शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इज द फेलियर टू जेनरेट एन एडिक्वेट नंबर ऑफ जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब ये नहीं लिखते तो अकेला ये सेकंड वाली लाइन लिख दो, सफिशिएंट हो जाएगा इतना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, तो प्राइमरी सेक्टर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट विथ मोर पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग देन नेसेसरी। जितनी की जरूरत है उससे ज्यादा लोग यहां पर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। इवन इफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर मूव्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रोडक्शन। कुछ लोगों को हटा दो, प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट वर्कर्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। फुल यूटिलाइजेशन उनका नहीं हो रहा है, लीडिंग टू अ लोअर प्रोडक्टिविटी लेवल। तो इससे क्या होता है, हमको दिखता है कि इतने सारे लोग यहां पर काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन इतना सा हो रहा है, तो हमको लगता है कि ये लोग जो हैं ये आलसी हैं, ये काम नहीं करते हैं ठीक से, बट एक्चुअल में ये सिचुएशन नहीं है। ज़रूरत 5 लोगों की है, काम 10 लोग कर रहे हैं। 5 लोगों को वहाँ से हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन जितना हो रहा था उतना ही होगा। लेकिन इन लोगों को शिफ्ट कहाँ करें, दूसरी जगह पर एम्प्लॉयमेंट तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हमको क्या दिखता है कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, कोई अनएम्प्लॉयड नजर ही नहीं आ रहा। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को इसीलिए हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नजर नहीं आता। कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, वो अपना जितना उनका पोटेंशियल है उतना काम नहीं कर रहे हैं, उससे कम काम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या जाता है, शेयर ऑफ द सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाई मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाई अराउंड 3 times। देखो इंडस्ट्री की बात करी, प्रोडक्शन 9 गुना बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट से 3 गुना बढ़ा। वैसे ही टर्शरी सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्शन 14 times बढ़ गया लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 times ही बढ़ा। इसका रिजल्ट क्या हुआ, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। तो वही तो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट नहीं हुए, उसी को अलग अलग तरीके से लिख दिया है यहां पर कि प्राइमरी से एम्प्लॉयमेंट में उतना ज़्यादा चेंज क्यों नज़र नहीं आ रहा जितना कि हमको बाकी के सेक्टर्स में नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन के टर्म्स में खास तौर से हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर बहुत घट गया लेकिन एम्प्लॉयमेंट का शेयर उतना नहीं घटा जितना तेजी से जीडीपी में शेयर घटा है। 40% से घट के 11% पर आ गए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी 50% के आसपास लोग कहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए ये टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी को हेल्प करता है डेवलपमेंट होने में। इसको आपको जस्टिफाई करना है एक तरीके से, तो कैसे करेंगे। इन अ कंट्री several services such as hospitals, educational institutes, post and telegraph services, police stations, courts, villages, ये सारी बेसिक सर्विसेज कहलाती हैं। तो इन सारी बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, और इसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी भी डेवलप नहीं हो सकते। तो इनके चूंकि ये टर्शरी सेक्टर ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, इसीलिए टर्शरी सेक्टर जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट तो हेल्प कर ही रहा है ना। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। मुझे यहाँ लग रहा है ये सीबीएसई में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में टर्शरी कैसे हेल्प करता है, उसकी जगह यहाँ हमने बता दिया कि टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों होता जा रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है और ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, इसलिए डेवलप हो रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर द मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। तो यहाँ तो ये उल्टा बता दिया, ये कह रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप हो रहा है इसलिए टर्शरी डेवलप हो रहा है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा हमको आंसर करने का पैटर्न चेंज करना होगा या क्वेश्चन चेंज करना होगा। व्हाई टर्शरी सेक्टर इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट, ये वहां पर लिखना पड़ेगा, तब ये आंसर सही फिट बैठेगा इस पे,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी ऑन द लोकल एनवायरमेंट एंड द हेल्थ ऑफ सराउंडिंग कम्युनिटी। ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले क्वेश्चन का चैप्टर है। हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग में हम पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा और ह्यूमन पर क्या इंपैक्ट होगा। एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, और लोगों की हेल्थ पर क्या पल्मोनरी डिसीजेज हो सकती हैं, या फिर फायर का खतरा होता है, इनंडेशन यानी पानी में डूब जाने का खतरा होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अपन लिखेंगे। तो कैसे लिखा हुआ है देखिए जरा, हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग और द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ माइनर्स एंड द एनवायरनमेंट। क्या होता है सबसे पहला, डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीजेस। लंग्स से रिलेटेड डिसीजेस का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइनिंग रूफ, छत गिर जाएगी। इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस, पानी भर जाएगा या कई बार गैस रिलीज होती है तो उसमें आग लग जाती है। एंड द फैक्ट दैट माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब, माइनिंग यूजुअली हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट विद द प्रोडक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ वेस्ट। बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसका एनवायरनमेंट पर असर होता है। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। डिसरप्शन टू द लोकल फ्लोरा एंड फोना एंड कंटेनमेंट ऑफ लोकल वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट में क्या नुकसान हुआ, माइनिंग से वहां का जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी फ्लोरा और फोना। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और पानी जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है, यानी कि पोल्यूटेड हो जाता है। इट कुड रिक्वायर द रिमूवल ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल लीडिंग टू इरोजन, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड पोल्यूशन। ये सारे माइनिंग के ड्रॉबैक्स हैं जो हम लिख सकते हैं ह्यूमंस पर और एनवायरनमेंट पर। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 5 मार्क्स अपन को यहां पर लिखने हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक और ऑप्शनल दिया हुआ है अपन को, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल्स। आपको बताना है कि कैसे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनकी हेल्प से हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमको, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हम कोल की जगह सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से प्रोड्यूस कर लें। तो देखें भैया क्या आंसर लिखा है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल, non-conventional sources of energy include the solar energy, biogas, bioenergy, tidal energy, wind energy, geothermal energy and natural gas etc. They are inexhaustible and renewable. They are also considered as clean sources of energy. देखो तो environment को भी protect करते हैं, natural resources को तो बचाएंगे। ठीक है, मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल पर, पेट्रोलियम पर, इन चीज़ों पर हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी यदि हम इन पर डिपेंडेंट होते हैं तो। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज प्रोड्यूस मिनिमम सेकेंडरी वेस्ट कंपेयर टू यूज ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, the growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gases. Rising prices of oil and gases and their potential shortages have raised uncertainties about the security of energy supply. देखो भाई प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी जो हमारे पास इनकी है वो भी घट रही है, तो इससे फ्यूचर में एनर्जी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी इसका भी खतरा है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज करना है ताकि हम कन्वेंशनल सोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें। देन नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड एज एन environmentally friendly fuel because of the low carbon dioxide emission. ठीक है, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इससे हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और उसको भी बचाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमें याद रखना है, बायोगैस का यूज़ करना, विंड एनर्जी का यूज़ करना, सोलर एनर्जी का यूज़ करना, टाइडल एनर्जी का यूज़ करना, जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करना। ये सारे रिन्यूएबल हैं और इनको हम आसानी से
रिप्लेस कर सकते हैं। पहले तो इतना आसान नहीं था, बट नाउ डेज ये बहुत इजी हो गया। हम आसानी से सोलर पावर प्लांट्स अपने छत पर लगा सकते हैं और उससे हम एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको यूज करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्क का। हाउ वुड यू एवेल्युएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम, एल्यूसिडेट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। नेपोलियन के सपोर्ट में कि भैया वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, हमको ये चीज समझानी है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो इसमें पूरा सिविल कोड ऑफ 1804 वाला पार्ट था वो पूरा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको बताना कि वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 जो है, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, secured the right to property, established equality before law and removed all privileges based on birth। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर ये जो नेपोलियनिक कोड था, जहां जहां फ्रेंच कंट्रोल था पूरे यूरोप में, उन सभी जगहों पर ये इंप्लीमेंट किया गया। इसका फायदा क्या हुआ? न्यू बिजनेसमैन, आर्टिजन्स, पीजेंट्स एंड वर्कर्स एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। ठीक है, इसमें और भी कुछ पार्ट था, वो इसमें मिसिंग है, देखते हैं आगे दिया हुआ है कि नहीं। ठीक, in territories under French control such as Italy, Germany, Switzerland, Dutch Republic, peasants were freed from manorial dues। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। Peasants were freed from serfdom, feudal system was abolished and administrative division was made simplified। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Guild restrictions were removed in towns। ठीक है, There were improvements in communication and transport system। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये लिखना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी दिखाते हैं कि नेपोलियन एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड बिजनेसमैन बिगिन टू रियलाइज दैट कॉमन नेशनल करेंसी, standardized measures and weights and uniform laws were of great help। तो ये सब नेपोलियन ने किया, इसके बेसिस पर हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम आखिरी पॉइंट में अपना ये पॉइंट रिपीट कर सकते हैं। दिस illustrates that Napoleon as an administrator created a more rational and efficient system। इन सारे पॉइंट्स के बाद हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अपना एक्सप्लेन हो जाएगा। 5 पॉइंट, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट हम लिख सकते हैं, आप चाहें तो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि देखो हर जगह नीचे लिखा है एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आंसर, यही सारे पॉइंट्स हम आंसर में लिखें। यदि यही क्वेश्चन आ गया तो आपको खुद सोचना है और रिलेवेंट पॉइंट्स बनाकर आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन और में दिया हुआ है। Analyze the decision taken by the conservatives at the Congress of Vienna in the year 1815। वियना कांग्रेस के बारे में अपन को यहां पर बताना है। ठीक है भाई, ठीक, तो यहां पर देखते हैं भाई अपन आंसर कैसे लिखना है इस क्वेश्चन का। अपन को वियना कांग्रेस के बारे में आपको पूछा गया, तो सबसे पहले तो आपने ये बताया कि वियना कांग्रेस में पार्टिसिपेट किस किस ने किया। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये वो कंट्रीज थी जिनने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और फिर इन्होंने 1815 में वियना में एक मीटिंग करी, उस मीटिंग को ये कह रहे हैं वियना कांग्रेस। और इसके होस्ट कौन थे? चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही ऑस्ट्रिया में चांसलर होता है। ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने क्या डिसीजंस लिए हमको ये बताना है। अब देखो यहां पर हेडिंग में इतना सारा दे दिया, अपन को जरूरी नहीं है कि इतना सारा सब कुछ बताएं। ठीक, अपन चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। द रिजल्ट वॉज द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ठीक है, अब यहां ये भी नहीं लिखना चाहो तो जैसे हमको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में ही हम आंसर फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एनालाइज द डिसीजंस टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट द वियना कांग्रेस। तो आंसर क्या लिखेंगे? डिसीजंस टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट वियना कांग्रेस आर एज फॉलोज। ऐसा भी लिखकर हम अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहां पर क्या क्या दिए हमने पढ़ा था भाई। पहले तो ये देखा कि ये जो पावर्स हैं इन्होंने क्या किया, डीमिलिटराइज कर दिया है फ्रांस को। ठीक है, इसके अलावा जो टेरिटरीज हैं उनको आपस में डिवाइड करके आसपास नई कंट्रीज इस्टेब्लिश कर दी हैं। बॉर्बन डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश किया है। तो वही सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? जो भी चेंजेस नेपोलियनिक रूल के टाइम पर आए थे वो सारे चेंजेस हटा देना, पहले जैसा सिस्टम लाना,
ठीक है। फिर बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना, फिर टेरिटरीज चली गई, कौन कौन सी स्टेट्स बनाई गई जरा उनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, ठीक। फिर साउथ में क्या था, जिनोवा वॉज एडेड इन पेडेमाउंट साउथ में। प्रूशिया को इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिली वेस्ट में, किसके वेस्ट में, फ्रांस के वेस्ट में। ऑस्ट्रिया वॉज ऑल्सो गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ठीक है। लेकिन ये जो 39 स्टेट्स की जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई थी नेपोलियन ने, इसको एज इट इज छोड़ दिया गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, ठीक। और रशिया को पोलैंड और प्रूशिया को सेक्सोनी का पार्ट भी मिल गया, ठीक। तो 1815 में कंजर्वेटिव्स ने ये सारे डिसीजंस लिए थे ट्रीटी ऑफ वियना में। तो ये सारे पॉइंट्स हमको लिखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है, एनालाइज द रोल ऑफ अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। इतने सारे ग्रुप्स हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्योंकि जियोग्राफिकल वेरिएशंस भी हैं, या ऐसा कहें जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है और सोशल डाइवर्सिटी भी है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को कोई एक पार्टी मैनेज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, डेमोक्रेसी में, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे यहाँ पर कैसे लोगों को चॉइस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना। आप देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है भाई, लेकिन और इसका आंसर अब अपन को सोच कर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुक में डायरेक्टली ऐसा आंसर नहीं जाता। देखो सीबीएसई ने किस तरीके से इसका आंसर फ्रेम किया है। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइक इंडिया, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिप्रेजेंटिंग द डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजंस। ये चीज जो हमने अभी डिस्कस करी वो यहां लिखी हुई है। मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउज फॉर अ कॉम्पिटेटिव एंड डायनेमिक पॉलिटिकल एनवायरमेंट where parties with different ideologies and agendas can participate and compete for the support of the electorate। मतलब कि लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए। अब देखो ये पॉइंट आपको एज इट इज बुक में नहीं मिलेगा, ये इन्हें सोच के लिखा है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में, जहां पर आपको अपने इंटेलेक्ट का यूज करना है। जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर हमको आंसर लिखना पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया गया है, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज। द प्रेजेंस ऑफ मल्टी पार्टीज ऑल्सो प्रोवाइड्स अ चेक एंड बैलेंस अगेंस्ट एनी वन पार्टी बिकमिंग टू पावरफुल एंड डोमिनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखो ये पॉइंट भी आपको नहीं मिलेगा। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हम पावर शेयरिंग में पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन यहां पर पार्टीज के टर्म्स में भी पार्टीज के लिए भी वो टर्म यूज की गई है कि जब मल्टी पार्टीज होती हैं तो ये चेक का काम करती हैं, एक दूसरे को की पावर को चेक करते रहते हैं, ताकि कोई एक पार्टी कहीं सुप्रीम ना हो जाए, पावर का मिसयूज ना कर ले, ठीक है। दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मल्टी पार्टी नहीं होंगी तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनका व्यू क्या है वो गवर्नमेंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ओपिनियंस जो होते हैं लोगों के, मल्टीपल ओपिनियंस, वो रिप्रेजेंटेशन उनका हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाता, है ना। पीपल कैन मेक अ चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स, ठीक है। ये तो खैर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। थ्रू दिस सिस्टम डिफरेंट and diverse parties could represent the sections of society and power does not absorb in the hand of one single party। देखो वही चीज है, सेम पॉइंट है कि एक पार्टी को सारी पावर ना मिल जाए, लोगों को चॉइस मिलेगी, उनके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो पाएंगे, उन्हीं को अलग अलग लैंग्वेजेस में बार बार लिखा गया है ना। तो इस तरीके से हमको खुद सोचना पड़ेगा उन्हीं पॉइंट्स को कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर मतलब आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है भाई कि आपको लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी लैंग्वेज पर कमांड नहीं है तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको अपनी खुद की इंटेलेक्ट का यूज़ करना है, वहाँ पर आप अटक जाओगे, यहीं पर मार्क्स जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान से, बहुत टफ नहीं है, आपने जो पढ़ा है बस उसी को आपको बेटर लैंग्वेज में सही तरीके से लंबा चौड़ा करके लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर का ही क्वेश्चन है, उसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, evaluate the significant distinction between the national and regional parties and assess the requirements for a regional party to become a national party।
ठीक है, हमको क्या करना है, डिस्टिंक्शन बताना है बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी, और एक स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए वो चीज़ें बतानी है। तो भाई ये क्या क्या क्राइटेरिया है वो तो बहुत सिंपल है। डिफरेंसेस क्या हैं, नेशनल पार्टी की जो प्रेजेंस होती है वो ऑल ओवर द कंट्री होती है, रीजनल पार्टी की प्रेजेंस भी हो सकती है लेकिन कुछ स्टेट्स में होती है। इनकी आइडियोलॉजी रीजनल हो ये ज़रूरी नहीं है, आइडियोलॉजी तो हो सकता है कि उनकी नेशनल और इंटरनेशनल हो, है ना, लेकिन उनका प्रेजेंस जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में होता है। मतलब उनका जो वोटिंग परसेंटेज होता है या जो रीच होती है लोगों की वो कम होती है एज कंपेयर टू नेशनल पार्टी, है ना। तो नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देखते हैं। नेशनल पार्टीज आर पावरफुल इन द नेशन एंड डील विद द नेशनल इश्यूज। रीजनल पार्टीज power is limited to a specific region or state. Only the issues and demands of a specific region are discussed by regional parties. ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों को, ये दोनों को मिलाकर आप चाहो तो एक पॉइंट बना सकते हो, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, क्या दिया है और, नेशनल पार्टीज एक्शन ऑफर प्रेफरेंस टू नेशनल इश्यूज ओवर रीजनल प्रॉब्लम्स, वही पॉइंट है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया। रीजनल पार्टीज ऑपरेशंस आर कन्फाइंड टू द स्टेट, सेम चीज है, सरल भाषा में लिख दी। ठीक है, अब रीजनल पार्टीज जो हैं उनको नेशनल पार्टी बनने के लिए ये जो क्राइटेरिया यहां दिया है ये फॉलो करना होता है। पार्टी मस्ट गेन एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। ठीक है, कहां पर भाई, 4 स्टेट्स में 6% वोट चाहिए, या तो लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट या 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा। ये 2 क्राइटेरियाज एक साथ यहां पर लिखे हमने। क्या लिखा, लोकसभा में 6% वोट और 4 लोकसभा सीट्स, या तो ये, या फिर 4 स्टेट्स के इलेक्शंस में 6% वोट और 4 लोकसभा सीट, तो जाके वो पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन जाती है। क्लियर है, अ पार्टी हैज टू रिसीव एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लेजिस्लेटिव इलेक्शंस टू बिकम अ रीजनल पार्टी एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। देखो ये पूछा नहीं गया है ये, लेकिन इन्होंने पॉइंट्स बढ़ाने थे तो यहां पर लिख दिया कि रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो ये रीजनल पार्टी का क्राइटेरिया होता है कि विधानसभा इलेक्शन में 6% वोट और उस स्टेट की विधानसभा में 2 सीट्स, तो स्टेट पार्टी बन जाएगी। इससे हमको समझ में आ जाता है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दिए नेशनल पार्टीज के और रीजनल पार्टीज के, तो एक डिफरेंस ये हो गया। इस तरीके से इन्होंने 5 पॉइंट्स कवर कर लिए, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, अब आते हैं। अ फार्मर हैज बोरोड मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। As he could not pay the interest, he was forced to borrow from another landlord to settle the amount for the interest borrowed to the money lenders. ठीक है, मनी लेंडर ने जो पैसा दिया उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा था वो ये चुका नहीं पा रहा, तो इसने एक और लैंडलॉर्ड से उसने और उधार लिया ताकि वो मनी लेंडर का जो इंटरेस्ट वाला पैसा है वो चुका सके। द स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ही मे फेस इन दिस सिचुएशन। यहां पर क्या होगा, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ सकती है, वो डेट ट्रैप में फंस सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये कई चीज़ें होती हैं इसमें से, हम सभी जानते हैं। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पर सीबीएसई ने इसको किस तरीके से फ्रेम किया है। देखो 5 मार्क के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए आपको जहाँ पर खुद का दिमाग इस्तेमाल करना है। अ फार्मर हैज़ फॉलन इनटू डेट ट्रैप, द फार्मर हैज़ फॉलन इनटू डेट ट्रैप, he is in a situation where he will not be able to repay the debt incurred. पे नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? The informal sector was the source of credit opted by the farmer. इनफॉर्मल सोर्स से उसने लोन लिया, और यहां पर क्या प्रॉब्लम्स होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, या होते हैं तो उनको फॉलो कराने वाला कोई भी नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स वो फार्मर फेस कर रहा है, इसीलिए वो डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा। द लैंडर वर ऑफन पनिश्ड एंड विल बी इल ट्रीटेड। द लैंडर्स नहीं भाई, द बोरोवर्स विल बी पनिश्ड, है ना। द लैंडर्स वर ऑफन पनिश्ड एंड विल बी इल ट्रीटेड। ऐसा नहीं होगा, जिसने बोरो किया ना, ये लैंडर नहीं होगा, बोरोवर होगा। जो बोरोवर है उसको पनिश किया जाता है
और उसको इल ट्रीट किया जाता है। द प्राइम मोटिव ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रेडिट इज टू मेक प्रॉफिट। यहाँ पर कोई दया भावना की कुछ भी गुंजाइश नहीं है और इसीलिए यहाँ पर वो जो फार्मर है बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, है ना। ही मे फेस द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? द फार्मर मे फेस ऑनगोइंग हेरासमेंट एंड फिजिकल हार्म फ्रॉम द मेन सेंट बाय द मनी लेंडर। गुंडे भेजेंगे और वो फिजिकली और मेंटली हरास कर सकते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू मेक रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स और रीपे द फुल अमाउंट बोरोड। दिस कुड लीड टू द सिग्निफिकेंट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये होता ही है, एज वेल एज पोटेंशियल फिजिकल इंजरीज। ठीक, देन बोरोइंग फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड टू रीपे द ओरिजिनल लोन may create a cycle of debt for the farmer, particularly if the interest rate on the second loan are also high। ये होता ही है, और सेकेंड लोन पर भी जो इंटरेस्ट रेट होती है बहुत हाई होती है। द फार्मर्स में एक्सपीरियंस पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज सच एज मेंटल स्ट्रेस, एनेक्सिटी, डिप्रेशन ड्यू टू द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ रीपेमेंट्स एंड हरासमेंट फ्रॉम द मनी लैंडर्स। ठीक है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं उन लोगों को। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर्स विमेन, सब्सटेंशिएट विथ सुटेबल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और वाला। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि भैया ये विमेन को एम्पावर कैसे करते हैं, इनके बारे में अपन को बताना है, और ये पॉवर्टी कैसे घटाते हैं। तो हम ये जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं। एक लोकेलिटी के 15-20 लोगों को इकट्ठा किया, उनको रेगुलरली सेव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और रेगुलरली सेव करने के लिए मोटिवेट करने के बाद क्या होता है, जब वो रेगुलर रहते हैं सेविंग्स में, तो बैंक उनकी गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है बैंक से बिना किसी कोलेट्रल के उनको लोन दिलाने में, जिसका वो यूज़ कर सकते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप डेफिनेटली जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प द पुअर टू बिकम सेल्फ रिलायंट। बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेल्फ रिलायंट बनते हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड जनरेटिंग इनकम। कैसे करते हैं? दे अवेल द फैसिलिटी ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज लाइक बैंक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट कोलेट्रल भी होता है। दे डू नॉट डिमांड कोलेट्रल एंड सो इट इज ईजी टू एक्सेस बाय द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर रूरल women to make them economically independent थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये हम यहाँ कह रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन है, हालांकि होता तो यही है, बट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसमें मेन को भी इंक्लूड किया जा सकता है, बट विमेन पर ज़्यादा ट्रस्ट है, तो विमेन के लिए ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, है ना। दे हेल्प्स टू इम्प्रूव अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज लिटरेसी लेवल, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड बेटर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब ये लोग आती हैं, चर्चा करती हैं, तो इन सारे इश्यूज पर डिस्कशन होता है और ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाती हैं ना। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड विमेन विद अ प्लेटफॉर्म टू सेव एंड एक्सेस क्रेडिट एट अफोर्डेबल रेट्स विच enables them to start and expand small businesses. This improves the standard of living. Skill development भी होता है। Self help group in India have also been successful in providing skill development and training opportunities to women. Through training programs, women are equipped with the necessary skills to start and run successful businesses. तो ये सारी चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, एंड सोशल एम्पावरमेंट भी होता है by providing a platform for women to come together, share their experience and support each other. Self-help groups have empowered women to take change of their lives and become active participants in their communities. तो इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, इनमें से कोई से भी पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ना। तो पहला वाला केस स्टडी देखते हैं अपन, ये आ रहा है अपना हिस्ट्री से, है ना। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक, बट द पावर which is the subject of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it calls for intense activity. ठीक है, अब ये पूरा जो पैराग्राफ है आपको दिया हुआ है कहाँ पर, जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं तो एक साइड में बॉक्सेस दिए होते हैं, वहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और
आखिरी तक इन्होंने कहाँ तक दिया हुआ है कि 1909 में हिंद स्वराज लिखी महात्मा गांधी ने, जिन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया पर रूल कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस ही ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट कर रहे हैं, और यदि हम कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस बने, देखें क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाई डिड गांधी जी से दैट पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ वीक? वेपन ऑफ वीक नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखो, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक इंटेंस एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है पैसिव रेजिस्टेंस में भी, तो इसीलिए इसको कहा कि ये वेपन ऑफ वीक नहीं है। जो लोग बहुत एक्टिव हैं, जो बहुत स्ट्रांग हैं, वही लोग ये जो सत्याग्रह की जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि कमज़ोर लोग ही इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन कमज़ोर व्यक्ति ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर सकता जो एक सत्याग्रही को फेस करनी पड़ती, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, substantiate this statement in 20 words। प्योर सोल फोर्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन जब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि भाई सोल जो है ना, सोल के बारे में कहा जाता है आत्मा जो है ना वो सत्य है, सत्य के ऊपर ही चलती है ना। उसको पावर कैसे मिलती है? ट्रुथ से मिलती है ना। तो यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन करना है, ये अपन को मिल जाएगा उसी पैराग्राफ को जब हम रीड करेंगे। दैट ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल दैट इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज एंड दस दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, शुरू के 2 1 मार्क के क्वेश्चन थे। व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द बेस्ट वेपन टू यूज टू कोलैप्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया? डेफिनेटली सत्याग्रह। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बोला, इस पैराग्राफ में हमने देखा नॉन कोऑपरेशन की बात की गई है, तो नॉन कोऑपरेशन से रिलेट करके अपन यहां पर सत्याग्रह की बात करेंगे, है ना। तो देखो वही लिखा है, महात्मा गांधी ने उनकी किताब हिंद स्वराज में ये डिक्लेयर कर दिया दैट नॉन कोऑपरेशन, और ये भी सत्याग्रह के साथ, नॉन कोऑपरेशन ओनली ब्रिटिश रूल कुड बी कोलैप्स्ड इन इंडिया एज दे कुड बिल्ड देयर एम्पायर ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा दिया हुआ है महाराष्ट्र से रिलेटेड, यानी ये ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा कि एक ऐसी स्टेट है वेस्टर्न इंडिया में जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 110 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 11 करोड़ से ज़्यादा है। द स्टेट इज होम टू सेवरल लार्ज सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वाटर क्राइसिस, इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज है और पोल्यूशन वगैरह की बात कर रहे हैं। अब इस पर देखो अपन, इसमें और भी 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पोल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर, इनसफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, है ना, सॉरी इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ये सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं जो क्राइसिस के रीज़न हैं। अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2 रीजंस बताने हैं, कोई भी 2 रीजंस अपन यहाँ बता सकते हैं। तो क्या रीजन बताया अपन ने यहाँ पर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड पोल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर। ये 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो गया हमारा कि भैया इसके कारण जो है वाटर क्राइसिस है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डेस्पाइट बीइंग द सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र स्टिल फेस वाटर क्राइसिस। सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट इन 40 वर्ड्स। भाई इसको भी हमको समझाना है, तो देखो क्या दिया है, डेस्पाइट रिसीविंग द सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री, ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस लाइक फ्लड इरिगेशन लीडिंग टू वाटर शॉर्टेजेस इन महाराष्ट्र, ठीक है। क्या है, ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूज की जा रही हैं, अभी भी यहाँ पर मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूज नहीं की जा रही हैं, जिसके कारण जो है पानी वेस्ट हो जा रहा है, ठीक। दिस इज बिकॉज फ्लड इरिगेशन इन्वॉल्व्स एक्सेसिव वाटर यूज। अब इसकी जगह यदि हम ड्रिप इरिगेशन यूज करें या स्प्रिंकलर्स का यूज करें तो कम पानी लगेगा और ज़्यादा अच्छा इरिगेशन होगा, है ना। एंड द वाटर गेट्स लॉस्ट ड्यू टू रन ऑफ, लीडिंग टू लेस वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द अदर यूजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश, सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी डेफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि रन ऑफ में चला जा रहा है, पानी बह जा रहा है।
उसको हम सेव नहीं कर पा रहे हैं सही से, हम इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अब हमारा, प्रपोज एनी वन सॉल्यूशन टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय महाराष्ट्र। ठीक है भाई, 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, इसके पहले वाला क्वेश्चन 2 मार्क का था, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट बनाने थे, ये क्वेश्चन 1 मार्क का दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या करना है हमको, एक सोल्यूशन बताना है। तो अभी हमने देखा कि बहुत जो इरिगेशन हो रहा है उसमें बहुत पानी वेस्ट हो रहा है ना। तो इरिगेशन की मेथड यदि हम सुधार लें तो डेफिनेटली ये वाटर क्राइसिस से बचा जा सकता है। तो क्या करेंगे, टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस इन महाराष्ट्र वन सॉल्यूशन कुड बी टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ मोर एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस सच एज ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, चाहे तो अकेला इतना लिख सकते हैं और चाहे तो हम और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे यहां पर किया गया है ना। ठीक है, चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं। यहां पर अब देखते हैं, ये जो हमको केस स्टडी दी गई है, ये दी गई है कहां से, इकोनॉमिक्स से दी गई है। अपन को कंट्रीज को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, हमने ये पूरा पार्ट पढ़ा हुआ है। कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। ठीक है, और इसमें पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर एक क्राइटेरिया भी दिया हुआ है जो वर्ल्ड बैंक बनाता है, तो हमने वो क्राइटेरिया भी पढ़ा है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो अभी हमने डिस्कस किया 1 मार्क का, नहीं सॉरी देखो भाई 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन दिया, ये जो केस स्टडी दी है, इसमें दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो 2-2 मार्क के हैं, तो अपन को 2-2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम का, पहला तो हो गया कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो एक पॉइंट हम ये अलग से बना सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो, और दूसरा बनाएंगे कि इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस डिफरेंट नेशंस। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम यहां पर बना सकते हैं। और चाहे तो एक ये पॉइंट भी दिया, पर कैपिटा इनकम आल्सो सर्व एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। तो अब चाहो तो ये 2 पॉइंट अलग बना दो, या चाहो तो ये और 2 पॉइंट अलग बना दो, लेकिन 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What are the classifications of countries based on per capita income? हम जानते हैं रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, एंड विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग दीज क्लासिफिकेशंस। वर्ल्ड बैंक कर रहा है फिलहाल तो, है ना। तो हमने जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पढ़ा है, तो देखो भाई यहाँ पर दिया, कंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू हाई इनकम और रिच कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटा इनकम। उनकी यदि इनकम $49,300 पर एनम से ज़्यादा हैं तो रिच कंट्रीज, और यदि $2,500 से कम है तो पुअर कंट्रीज। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्ल्ड बैंक डिटरमाइंस दिस क्लासिफिकेशन। तो ये अलग पॉइंट बनाओगे, यहाँ पैराग्राफ में जैसे लिखा है ऐसे नहीं लिखोगे, आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो, आपके मार्क्स कटने के चांसेस उतने कम होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने मैप पर। ठीक है, मैप में हम जानते हैं भाई, एक मैप आएगा हिस्ट्री का और एक आएगा जियोग्राफी का। हिस्ट्री और जियोग्राफी मिलाकर 5 मार्क्स हैं, तो पहले हिस्ट्री के 2 मार्क का मैप देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 places A and B have been marked on the given outline map of India। जनरली हिस्ट्री का ऐसे आता है कि A और B दे देते हैं, फिर इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको बताना है कि वो कौन सी जगह है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको ऐसे A और B दे दिया है। ठीक है, अब क्या दिए इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन दी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। ए पर दिया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में। तो भाई ये कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कैलकाटा या कोलकाता, उस समय अपन इस समय अभी कोलकाता बोलते हैं, उस समय कैलकाटा बोलते थे। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ जहां पर उन्होंने ब्रेक किया तो पता है हमको कहाँ किया था, दांडी में उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, तो ये दांडी हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कोई 3। पहले दिया हुआ है अपन को अ कोल माइन इन तमिलनाडु। ठीक है, कोल माइन इन तमिलनाडु क्या है, यहाँ पर नेयावेली है भाई तमिलनाडु में, हमने उसको मार्क कर दिया। अ डैम बिल्ट ऑन रिवर चिनाब इन इंडिया, चिनाब रिवर पर सलल डैम बना हुआ है, तो हमने सलल डैम बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अ लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी पोर्ट लोकेटेड है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जो नेचुरल सी पोर्ट है, एंड नोएडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो वो तो नोएडा उन्होंने बोल ही दिया, तो हमारे लिए और आसान हो गया। तो ये सारे प्लेसेस जो हैं हमने यहाँ पर मार्क कर दिए, ये हमारा यहाँ पर मैप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक और, जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन।
नेम द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सितंबर 1920। आंसर सेम होगा जो हमारे मैप में दिया हुआ था, ठीक है, कैलकाटा। ठीक है, नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, डांडी। तो नाम बताना है उनको, मैप पर लोकेट नहीं करना है। ठीक है, सेम चीजें हैं यहाँ पर, सारे पॉइंट वही हैं, बस उनको नाम बताना है, उनको मैप पर लोकेट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देखो पैटर्न आपने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है। बिल्कुल अच्छे से तैयारी में लग जाओ और इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपका जो चेक करने वाला जो टीचर है ना, एक मार्क भी कहीं नहीं काट सके, है ना। और जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में, याद करने में, या कोई कॉन्सेप्ट आपको मिस हो रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा कि कैसे याद करें, आप हमें बताइए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वो डाउट जो है क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी बहुत ही जल्दी आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस और बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं। तो कंटिन्यूसली हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।